आप देख रहे हैं न्यूज बीट बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू न्यूज़ बीट। मैं हूं बैरिस्टर इहतिशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, आज वफाकी वज़ीर बराए सनत हमाद अज़हर साहब ने कौमी असम्बली में 2020-2021 माली साल का बजट पेश किया और ये तकरीर करने से पहले, बजट पेश करने से पहले रवायती अंदाज में जो पॉलिटिकल कुछ बातें उन्होंने कही कि जब हमें हुकूमत मिली थी तो क्या हालात थे मईशत के। सबसे पहले आपको वो सुनवा देते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। सुनिए। जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो हमें एक माशी बहरान विरसे में मिला। मुल्की कर्ज 5 सालों में दुगना होकर 31,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह तक पहुँच चुका था, जिस पर सूद की रकम की अदायगी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुकी थी। करंट अकाउंट डेफिसिट 20 अरब डॉलर, तजारती खसारा 32 अरब डॉलर, जबकि गुज़िश्ता 5 सालों में एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। पाकिस्तानी रुपए की कदर को गैर हकीकी और मसनूई तरीके से बुलंद सतह पर रखा। ज़र मुबादला के ज़खायर 18 अरब डॉलर से घटकर 10 अरब डॉलर से कम रह गए थे। बजट खसारा 2300 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह तक पहुंच चुका था। बिजली का गर्दिशी कर्जा 485 अरब रुपए की अदायगी के बावजूद 1200 अरब रुपए की इंतहाई हद तक जा पहुंचा था। तो ये हमाद अज़हर साहब बता रहे थे कि जब उन्हें हुकूमत मिली थी हालात कितने ख़राब थे मईशत के, लेकिन उसके बाद अब 2 साल हो गए तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का आए हुए। लेकिन जो ये साल गुजरा है उसकी कुछ अगर मैं परफॉर्मेंस पीटीआई की आपसे डिस्कस करूं तो वो ऐसे है, और अगर मैं बुनियादी चीज़ों के हवाले से डिस्कस करूं, मैं लंबी चौड़ी डिटेल्स में नहीं जा रहा, ऐसी चीज़ें जिसका ताल्लुक डायरेक्ट एक आम पाकिस्तानी से। मिसाल के तौर पे ये जो माली साल गुजरा है इसके दौरान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कितना इजाफा हुआ है। आटे की अगर मैं आपसे बात करूं तो 40 रुपये से बढ़कर 50 रुपये हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पिछले 1 साल में। चीनी की अगर मैं आपसे बात करूं तो 71 रुपये से बढ़कर 85 रुपये हो गई। पेट्रोल की अगर हम आपसे बात करें तो ये कम हुआ, 108 रुपये से कम होकर 74 रुपये पर आ गया, लेकिन उसके बावजूद अवाम को अवेलेबल नहीं है। और कैसे नहीं है ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, मजीद भी आने वाले शोज़ में इस हवाले से बात करेंगे। दाल माश की अगर मैं आपसे बात करूँ 157 से बढ़कर 200 रुपये हो गई। घी की बात करें आपसे तो 186 रुपये से बढ़कर 240 रुपये हो गया। दाल चना 121 रुपये से बढ़कर 150 रुपये तक हो गई। आलू 30 रुपये से बढ़कर 55 रुपये फ़ी किलो हो गए, और टमाटर जो है वो 45 रुपये से कम होकर 30 रुपये फ़ी किलो हो गए। तो एक चीज़ कम भी हुई है, बीच में बहुत ज़्यादा प्राइस भी थी टमाटर की, 300 रुपये फ़ी किलो तक भी पहुंच गई थी, जब आपको याद होगा हफीज़ शेख साहब ने ये कहा था कि 17 रुपये फ़ी किलो टमाटर मार्केट में अवेलेबल है। तो एक तो ये पिछले साल की परफॉर्मेंस के हवाले से कुछ फिगर्स मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मजीद मैं आपको ये बताऊँ कि 3 बड़े शोबे हैं जिनके ऊपर पाकिस्तान की मईशत का इन्हसार है। उसमें से एक ज़राअत है, एक सनत का शोबा है और एक खिदमात का शोबा है। इन तीनों की परफॉर्मेंस के हवाले से पिछला जो माली साल गुजरा मैं आपसे जिक्र करूं तो ज़राअत का जो शोबा है, ज़राअत के शोबे का जीडीपी में हिस्सा 19.3% है और ये 41.37% लोगों को मुलाजमत फराहम करता है। इस साल ज़राअत में 2.67% की ग्रोथ हुई है, जबकि टारगेट 3.5% था, यानी कि टारगेट पूरा नहीं हो सका। सनत के शोबे की अगर मैं आपसे बात करूं तो सनती शोबे का जीडीपी में हिस्सा 19.29% है और यह तकरीबन 23.67% लोगों को मुलाजमत मुहैया करता है। इस साल सनती शोबे में 2.64% की मनफी ग्रोथ हुई है, माइनस में। टारगेट जो था वो 2.3% था, यानी मजमूई तौर पर सनती शोबे में 5% का नुकसान हुआ है। खिदमात के शोबे के हवाले से अगर आपसे बात करें तो खिदमात सर्विसेज का शोबा जीडीपी का 61.4% है और 35% लोगों को मुलाजमत मुहैया करता है पाकिस्तान में। इस साल सर्विसेज के शोबे में 3.4% की मनफी ग्रोथ हुई है, जबकि टारगेट 4.8% का था। तो ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट शोबे जो पाकिस्तान की मईशत पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन ये क्योंकि मैं एक चार्ट शीट दे रहा हूँ इक्तिसादी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के खिलाफ, तो जो अचीवमेंट्स रही हैं पिछले 1 साल में वो हमाद अज़हर साहब ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस गिनवाई। क्या कहा सुनिए। इस माली साल के पहले 9 माह में जारी खातों में करंट अकाउंट डेफिसिट को 73% कम किया गया। तजारती खसारे में 31% कमी की गई। बजट का खसारा 5% से कम होकर 3.8% रह गया। पहली बार प्राइमरी सरप्लस मुस्बित होकर जीडीपी के 0.4% तक रहा। एफबीआर के रेवेन्यू में 17% का इजाफा हुआ। नॉन टैक्स रेवेन्यू में 134% का इजाफा हुआ। हुकूमत ने 6 अरब डॉलर के बैरूनी कर्जे की अदायगी की। माजी के भारी कर्जों की वजह से
हमने अपने 2 साल दौरे हुकूमत में 5,000 अरब का सूद अदा किया। ये वो सूद है जो माजी की हुकूमतों ने जो कर्जे लिए थे उन पर लिया गया था, जिससे खजाने पर गैर मामूली बोझ पड़ा। तो ये उन्होंने बताया जी हमारी अचीवमेंट्स थी। अब अगले साल का बजट देते हुए उन्होंने क्या फरमाया ये भी सुन लीजिए। अब मैं अगले साल के बजट का आदाद शुमार पर रोशनी डालता हूँ। कुल रेवेन्यू का तखमीना 6,573 अरब रुपए है, जिसमें FBR रेवेन्यू 4,963 रुपए है और नॉन टैक्स रेवेन्यू 1,610 अरब रुपए शामिल है। NFC अवार्ड के तहत 2,874 रुपए का रेवेन्यू सूबों को ट्रांसफर किया जाएगा। नेट वफाकी रेवेन्यू का तखमीना 3,700 अरब रुपए है। कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 7,137 अरब रुपए लगाया गया है। इस तरह बजट खसारा 3,437 अरब रुपए तक रहने की तवक्का है, जो कि GDP का 7% बनता है और प्राइमरी बैलेंस -0.5% होगा। अब ये जो हमाद अजहर साहब ने कहा, अगर इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक डाउन कर दूं और रिपीट कर दूं तो आपकी समझ में आ जाएगा कि पाकिस्तान का असल मौशी मसला है कि, और जब तक ये मसला हल नहीं होगा तब तक पाकिस्तान की अवाम के मसाइल भी हल नहीं होंगे। हम जो फंडामेंटल राइट्स मांगते रहते हैं हर हुकूमत से कि हमें रोटी, कपड़ा, मकान, तालीम, सेहत चाहिए, ये बुनियादी हक है, आइन में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत देने में हमें नाकाम रहती है। क्यों रहती है? अब उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। इस वजह से रहती है, जैसा कि हमाद अजहर साहब ये फरमा रहे थे कि इस बार का जो तखमीना है, इनका जो टारगेट है, टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट कितना कलेक्ट करेगी, वो 4,900 अरब रुपए उन्होंने बताया, और नॉन टैक्स रेवेन्यू जो उन्होंने कहा कि हम कलेक्ट करेंगे वो 1,600 अरब रुपए तकरीबन उन्होंने बताया। ये टोटल अमाउंट बन जाती है 6,573 अरब। ये अब वो टारगेट है जो गवर्नमेंट कहती है हम मीट करेंगे। अगर गवर्नमेंट मिसाल के तौर पे टारगेट मीट कर लेती है, तकरीबन 6,500 अरब रुपया कमा लेती है इस माली साल में जो कि अब चल रहा है, तो इसमें से 2,874 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट ने सूबों को देने हैं, जिसमें सिंध का हिस्सा है, बलूचिस्तान का, पंजाब का, KPK का हिस्सा है। 2,874 अरब रुपए सूबों को चले जाएंगे। अब खुद उन्होंने बताया कि हमारे वफाक के जो अखराजात हैं वो 7,137 अरब रुपए हैं। अब वो अखराजात मुख्तलिफ किस्म के हैं, 7,137 अरब रुपए। तो अब यानी कि जो एस्टिमेटेड टारगेट है कि हमने इतने पैसे इकट्ठे करने हैं, वो है तकरीबन 6,500 अरब रुपए, और जो वफाक के अखराजात, सिर्फ वफाक के अखराजात हैं, वो 7,137 अरब रुपए हैं, और NFC अवार्ड की मद में सूबों को 2,874 अरब देना है। तो ये टोटल अमाउंट बन जाती है तकरीबन 10,000 अरब रुपए से ज्यादा। यानी कि अगर हुकूमत पाकिस्तान के पास 10,000 अरब रुपए से कुछ ज्यादा पैसे हों तो फिर हमारा बजट खसारे में नहीं जाएगा। लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं। अगर हम वो टारगेट मीट भी करते हैं 6,500 अरब रुपए का, तो उसके बावजूद जो खसारा हमाद अजहर साहब ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस बताया वो है 3,437 अरब रुपए का। और ये अंदाजा है, ये तखमीना है, ये उनका ख्याल है कि तकरीबन 3,500 रुपए का हमें खसारा होगा। लेकिन होता क्या है? असल में होता यह है कि लास्ट टाइम भी जब गवर्नमेंट ने कहा था कि जो टैक्स रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे वो 5,500 अरब होगा, बाद में उन्हें पता लगा कि हम नहीं कलेक्ट कर सकते, तो उन्होंने उसको तकरीबन 4,800 अरब पर ले गए, लेकिन फिर उसको भी मीट नहीं कर सके, और जो टोटल टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया वो 3,900 अरब रुपए था। तो अगर उसी हिसाब से हम समझें कि 3,900 अरब के करीब इस बार ये कलेक्ट करते हैं और 4,900 का फिगर नहीं करते हैं, तो जो खसारा हमाद अजहर साहब बता रहे हैं तकरीबन 3,500 अरब रुपए का, ये इससे भी तकरीबन 1,000-1,500 अरब रुपए ज्यादा हो सकता है। और डॉक्टर हफीज पाशा जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो तो ये कहते हैं कि खसारा 4,500 अरब रुपए से भी ज्यादा हो सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब इतना बड़ा खसारा है और तकरीबन 4,500-5,000 अरब रुपए पे अगर आपका खसारा जा सकता है, तो उसके बाद आपके अखराजात जो हैं वो पूरे नहीं होने, तो आपने अखराजात कहां से पूरे करने हैं? दो चीजें हो सकती हैं। पहले नंबर पर आप अपने अखराजात कम कर दें, अगर खसारा कम करना है, अखराजात कम कर दें। अब अखराजात की एक लंबी लिस्ट है मेरे पास, इसमें वो कर्ज़ों का सूद है जो आपने बैनुल-अक़वामी सतह पे लिया हुआ है, वापस करना है। इसमें पेंशन्स हैं, सैलरीज हैं, तनख्वाहें हैं, सिविल गवर्नमेंट की, मिलिट्री की। इसमें हमारा दिफा का बजट है, उसको हम कहाँ से कम कर सकते हैं? जब हम खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान में हिटलर की हुकूमत है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर होना चाहिए, तो फिर डिफेंस बजट पर भी हमें पैसे लगाने पड़ेंगे। उसके बाद ग्रांट्स हैं, ट्रांसफर्स हैं, सब्सिडीज़ हैं,
प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज हैं, रनिंग ऑफ द सिविल गवर्नमेंट है, जनरल पब्लिक सर्विस है, इसमें इकोनॉमिक अफेयर्स हैं, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो अखराजात कम करने की तो मुझे नहीं लगता कि एक गवर्नमेंट कर सकेगी। अब दूसरी फिर क्या रह जाती है सोल्यूशन गवर्नमेंट के पास, वो है मजीद कर्जा लेना। और अगर गवर्नमेंट मजीद कर्जा लेती है तो इसका मतलब ये है कि मजीद IMF की शराइत मानना पड़ेंगी, क्योंकि वो तो फिर आते हैं कर्जा लेकर, बेल आउट पैकेज लेके हम $6 अरब देते हैं, आप बिजली इतनी महंगी कर दें, आप गैस इतनी महंगी कर दें, आप टैक्स इतना बढ़ा दें, और उससे फिर क्या होता है, महंगाई बढ़ जाती है, महंगाई बढ़ती है तो गुर्बत बढ़ जाती है, गुर्बत बढ़ जाती है तो बेरोजगारी भी बढ़ जाती है। तो ये एक विशियस सर्कल है जिसमें पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान पिछले कई सालों से फंसी हुई है, और कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आ सकी जो इससे डील कर सकी है। और इमरान खान साहब जब ये कहते हैं कि मैं 50 लाख घर बनाऊंगा और 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, तो मुझे नहीं ये समझ आती है एज अ पाकिस्तानी कि जब तक इस खसारे को पूरा नहीं किया जाएगा और कर्जे के विश्व सर्कल में जिस तरह से पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी सतह पर फंसा हुआ है, जब तक हम IMF पे डिपेंडेंट हैं, वर्ल्ड बैंक पे डिपेंडेंट हैं, G20 कंट्रीज पे डिपेंडेंट हैं, तब तक हम इन चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। अब एक आखिरी मैं बात करता हूं, उसके बाद मेहमानों का तारुफ कराता हूं। खान साहब का ख्याल ये था कि इसको हम ठीक इस तरह से करेंगे कि जो एंटी करप्शन की बात खान साहब करते थे कि हम करप्शन रोकेंगे, और हम करप्शन रोकने से जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको इकोनॉमी में लेकर आएंगे और हमारा खसारा खत्म हो जाएगा। वो जो मुराद सईद साहब कहते थे $200 अरब अगले ही दिन बाहर से पाकिस्तान में आएगा और उसके बाद पाकिस्तान के हालात बदल जाएंगे, अनफॉर्चुनेटली वैसा नहीं हो सका, और आने वाले सालों में भी मुझे लगता है कि ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत समझती थी। तो इन हालात में अब ये जो बजट है, ये पाकिस्तान के एक आम आदमी के मसाइल कैसे हल करेगा, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो पैनल है, सदाकत अली इबासी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट है जी मुजम्मिल असलम साहब और फरुख सलीम साहब, वो दोनों भी हमारे साथ होंगे। गुफ्तगू का आगाज करते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। मुजम्मिल असलम साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। मुझे फरमाइएगा कि ये जो मैं बात कर रहा था इंट्रो में कि हमाद अजहर साहब ने खुद फरमाया कि टैक्स रेवेन्यू हमारा 4,900 अरब का टारगेट है जी, और 1,600 अरब का टारगेट नॉन टैक्स रेवेन्यू का है, और जो खसारा हमारा बनता है वो 3,437 अरब रुपए बनता है। तो जब ये 3,437 अरब रुपए का अभी तखमीना है खसारे का, और हमने देखा कि पिछले साल भी जो टारगेट था कि इतना खसारा हो सकता है उससे ज़्यादा ही खसारा हुआ, और इस साल भी यही चांसेस लगते हैं, तो फिर पाकिस्तान के जो अवाम है उनके मसाइल तो नहीं हल हो सकते। फिर वो जो हम कहते हैं कि हम बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, रोटी कपड़ा मकान तालीम सेहत, इन चीज़ों पे हम कहाँ से पैसा लाएंगे। मुझे तो लगता है कि इस खसारे को पूरा करने के लिए हम मज़ीद कर्जा लेंगे, जिसका मतलब ये है कि हम मज़ीद टैक्स लगाएंगे, मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद लोगों की ज़िंदगी जो है वो जीरन हो जाएगी, और मसाइल तो विशियस सर्कल में पाकिस्तान फंसा रहेगा। व्हाट इज़ योर एनालिसिस? देखिए, बात यह कि खसारा तो पाकिस्तान की तारीख की जो है, अभी फरूख सलीम साहब भी बैठे हैं वो कंफर्म भी करेंगे, शायद एक आध साल ऐसा था जिसमें बजट खसारा नहीं हुआ। खसारा तो हमारी आदत है करना, बट हमारी जो मजबूरी है, जो मैं समझता हूँ कि खसारा जो है अच्छा भी हो सकता है अगर वो खसारा जो है आप मुल्क में डेवलपमेंट में या इस तरह आप लगाएं कि सोशल सेफ्टी नेट पे खर्च हो। हमारे यहाँ जो खसारा होता है वो हम जो है, अब तो पिछले 10 सालों से हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला हो गया 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के बाद जो हमारे खसारे का रेशो है वो डबल हो चुका है, और जो हुकूमत की टैक्स आमदनी है वो उस हिसाब से बढ़ी नहीं। जब 18वीं तरमीम होनी थी तो उस वक्त हुकूमत का एस्टिमेट था कि वो अपने टैक्स रेवेन्यू को जो है 10-11% ऑफ GDP से बढ़ा के 16-17% पे ले जाएगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम 10-11% के ही चक्कर में गोल दायरे में घूमते रहे, और हमने जो है अपने अखराजात सूबों की तरफ ज़्यादा मुंतकिल करके इस रफ्तार को बढ़ा दिया। इस वजह से आप देखें पिछले 10 सालों में जो इमरान खान भी कहते थे और अब PMLN वाले PTI के लिए कहते हैं कि जी कर्जे की रफ्तार बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो पहली बात तो ये कि हमारे जो सिस्टम में जो है फंडामेंटली फ्लॉ है। दूसरा, दुनिया में शायद नहीं, आप समझते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद
आप समझते हैं 18वीं तरमीम के बाद जो डिपार्टमेंट सूबों को दे दिए गए वो वापस वफाक के पास आ जाएंगे तो खसारा कम हो जाएगा पाकिस्तान का? देखें, खसारा जो है ना, मैं ये बात कर रहा हूँ कि वफाक की आमदनी अगर 18वीं तरमीम से पहले 100 रुपये थी तो उस सूबे को 20 रुपये देते थे और 80 रुपये खुद खर्च करते थे। अब वफाक की आमदनी 100 रुपये है तो वो 57.5% उनको देते हैं और 43% खुद रखते हैं। वफाक में अपने एक तो खर्चे उस मुनासिबत से उनके नीचे नहीं हो सके क्योंकि हमारी जो इंटरेस्ट पेमेंट और डिफेंस की पेमेंट, जो दो सबसे बड़ी पेमेंट है इस मुल्क की होती है, वो जो है वो वफाक के ही खाते में थी, ठीक है। और सूबों ने जब वो पैसा लिया तो वफाक की जिम्मेदारियों को शेयर नहीं किया। मिसाल के तौर पर वो कहते हैं हेल्थ एजुकेशन, वो आपको भी पता है हेल्थ कितनी अच्छी है पाकिस्तान की और एजुकेशन कितनी अच्छी है पाकिस्तान की, ठीक है। और फिर दूसरा ये कि वफाक में, लेकिन सर वो तो 18वीं तरमीम से पहले भी ऐसी थी। 18वीं तरमीम जब तक हेल्थ और एजुकेशन सूबों को नहीं दी गई थी, वफाक के पास थी, तब भी आपके सामने सरकारी स्कूलों की हालत है क्या थी और अस्पतालों की भी यही हालत थी, कोई बेहतर नहीं दे रहे थे ना, हम सूबों को फालतू पैसे नहीं दे रहे थे ना। और फिर दूसरी बात, ये सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप मुझे बताएं कि इस साल आपको सूबों को 2,900 अरब रुपए मिलेंगे, पिछले साल 2,400 अरब रुपए मिले थे। आप मुझे बता दें, आप ये सूबे जस्टिफाई करते हैं कि उन्होंने ये कहाँ खर्च किए हैं, ये उससे डिलीवर क्या किया? एक चीज मुझे बता दें, तो वो जो प्रॉब्लम है ना हमारी, देखें मैं ये डिबेट नहीं कर रहा कि सूबों को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि सूबों को जब हमने, मुझे तो यही लग रहा है कि आप ये डिबेट कर रहे हैं कि सूबों को पैसे मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें ना, हम अगर एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबों का 2874 अरब रुपए जाते हैं, उसके ऊपर कहते हैं कि सूबों की क्या परफॉर्मेंस है, तो वफाक को जो बाकी पैसे जाते हैं 3000 अरब से कुछ ज्यादा, उसका भी तो हमें पूछना चाहिए कि वफाक किधर लगाता है। सूबों के पास तो चलो फिर अब हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, लॉ एंड ऑर्डर भी है। वफाक ने बैनुल अक़वामी कर्जों की वापसी करनी है और वफाक ने डिफेंस को देना है। आपको पता ही है वफाक बैनुल अक़वामी कर्जों में कितने पैसे सूद में देने इस साल? 2,900 अरब रुपए, और आपका टोटल टैक्स कलेक्शन है 4,900। अगर 2,900 और वफाक और सूबों के पैसे ऐड कर ले तो हम 6,000 अरब पे पहुंच जाते हैं सीधा सीधा। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं दिफा पे। दिफा पे जो है आपका खर्चा जो है तकरीबन 1,300 अरब रुपए। फिर आप पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हुआ है कि पेंशन और तनख्वाहों का जो बिल है वो बराबर हो चुका है। वो 475 अरब रुपये तनख्वाहों में जा रहा है, 450 अरब रुपये सब पेंशन में जा रहा है। फिर आप आ जाए, ये जो तोहफे हमने रखे हुए हैं, जो सियासी जो है नौकरियां बांटने के लिए, स्टील मिल, रेलवे, उसका खसारा अलग है। फिर उसके बाद बिजली भी आप सस्ती वफाक से मांगते हैं। अब तो माशाल्लाह सूबों ने ये कह दिया कि ये जो कोविड का खर्चा है वो भी जो है वफाक बर्दाश्त करें, और फिर उसके बाद ये टिड्डी दल भी जो है वफाक ही करे सारा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि बस पैसे दो, बाकी सारा काम आपने करना है। अच्छा चलिए, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फ़ारूक सलीम साहब, आपने तजिया सुना मुज़म्मिल असलम साहब का, और जो मुझे इम्प्रेशन गया उनकी गुफ्तगू से वो ये है कि जब से 18वीं तरमीम हुई है उसके बाद से पाकिस्तान का खसारा बजट का जो है वो बढ़ गया है, और जब तक ये 18वीं तरमीम के ज़रिए से सूबों को एनएफसी अवार्ड में ज़्यादा हिस्सा मिलता रहेगा तब तक हालात इसी तरह रहेंगे। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं? जी, मुज़म्मिल साहब जो कह रहे हैं, जो मैं समझ पाया हूँ, वो दुरुस्त कह रहे हैं कि 3,200 अरब रुपए की अमाउंट हमने मुख्तस की है सिर्फ कर्जाजात वापस करने के लिए। और वो कर्जाजात जो हैं वो सिर्फ इस्लामाबाद ने नहीं लिए थे, वो तो चारों सूबों में स्पेंड किए गए, लेकिन उसका सर्विसिंग का जो सारा बोझ है वो हम डाल देते हैं विफाक के ऊपर। अब इस साल हमने 1,300 अरब की जो अमाउंट मुख्तस की है दिफा के लिए, वो दिफा सिर्फ इस्लामाबाद का नहीं होता, दिफा तो पूरे पाकिस्तान का होता है, लेकिन उसका बोझ जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद के ऊपर डाल दिया जाता है। तो ये बात दुरुस्त है कि जो माशी हिस्सा है, जो फाइनेंशियल हिस्सा है 18वीं तरमीम का, वो बड़ी वाज़े तौर पे बात सामने आ गई है कि वो सस्टेनेबल नहीं है। लेकिन आज की तकरीर के हवाले से मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने पूरी तकरीर बड़े गौर से सुनी, और मैं अगर खुलासा आपके सामने रखूं तो वो बनता है कि एक हकीकत और 100 अफसाने। सिर्फ एक हकीकत मुझे नजर आई पूरी की पूरी तकरीर में, और वो थी करंट अकाउंट डेफिसिट के हवाले से
ये वाकई में PMLN 20 अरब का खसारा छोड़ के गई थी और PTI ने उसको ले आई है वो $3 अरब पे, तो ये वाकई क्रेडिट उसको जाता है। इसके अलावा बाकी सारे के सारे अफसाने हैं, यानी कि हमाद अजहर साहब ने कहा कि 30,000 अरब का कर्जा PMLN ने ले लिया, वो दुरुस्त है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 13,000 अरब का इजाफी कर्जा PTI ने सिर्फ 22 महीने में ले लिया। यानी कि उन्होंने पीपल्स पार्टी वाले 5 अरब रुपया इजाफी कर्जा ले रहे थे रोजाना का, PMLN वाले 8 अरब इजाफी कर्जा ले रहे थे रोजाना का, और PTI का रिकॉर्ड जो है वो 18 अरब इजाफी कर्जा है रोजाना का, यानी कि पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फिर हमारे साथ सारा जो है वो गुज़श्ता हुकूमतें हमें 2000 और 300 अरब का दे गई थी। उसके एग्जैक्टली 5 या 6 मिनट के बाद फिर हमाद साहब फरमाते हैं कि इस साल हमारा जो खसारा है वो 3,400 और कुछ अरब होगा। यानी कि अगर वो 2,300 उनको बहुत बुरा लग रहा था, तो ये 3,400 तो उससे भी बहुत बुरा होगा। फिर उन्होंने गर्दिशी कर्जाजात का जिक्र किया कि 1,200 अरब का गर्दिशी कर्जा PMLN छोड़ गई थी, वाकई में छोड़ गई थी, लेकिन ये भी तो बताना चाहिए कि पिछले 22 महीनों में हम उस 1,200 से पहुंच गए हैं 2,000 अरब पे, तो 800 अरब रुपया पिछले 22 महीनों में इजाफी हमने सिर्फ गर्दिशी कर्जाजात की मद में ले लिया है। फिर बड़े सारे तजादात हैं। अब आप सोचिए कि हुकूमत खुद कह रही है कि हमारा तखमीना है कि हमारी GDP जो है वो 2.3% से ग्रो करेगी, जबकि वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि मनफी में जाएगी, स्टेट बैंक ने कहा मनफी में चली जाएगी। चलिए हम मान लेते हैं कि हुकूमत कह रही है कि GDP ग्रोथ 2.3% से बढ़ेगी, उसके बाद कहते हैं कि जी हमारा जो टैक्स रेवेन्यू है वो 25% बढ़ जाएगा। भाई ये कैसे हो जाएगा? अगर GDP 2.3% से बढ़ रही है तो आपके टैक्स रेवेन्यू 25% कैसे बढ़ जाएंगे? हम 3,900 पे खड़े हैं आज, अब 4,900 पे नहीं पहुंच सकते, ये अफसाना है। वो कर्जाजात के हवाले से अफसाने सुना रहे हैं, वो GDP ग्रोथ के हवाले से अफसाने सुना रहे हैं। फिर कहा गया कि हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं बिकॉज कोरोना आ गया था, हमारी GDP ग्रोथ गिर गई है बिकॉज कोरोना आ गया था। भाई कोरोना तो माली साल के हवाले से सिर्फ 3 महीने तक महदूद, पहले 9 महीने तो कोरोना के बगैर थे, और वो सारे की सारी जो डाउनफॉल्स हमें हर एलिमेंट्स में, हर माशी इशारे में नजर आ रही थी, वो तो डाउनफॉल में जा रही थी। अब बजट जब बनाया जाता है बैरिस्टर साहब, तो उसके 2 सतून होते हैं, एक आपका टैक्स का तखमीना है और एक आपका GDP ग्रोथ का तखमीना है। अब यहाँ पे जो टैक्स का तखमीना है वो भी एक अफसाना है, जो GDP ग्रोथ का तखमीना लगाया जा रहा है वो भी एक अफसाना है। तो आप एक बजट की पूरी बिल्डिंग तामीर कर रहे हैं जिनके नीचे जो सतून है वो अफसाने के सतून है, तो उसके ऊपर वो बिल्डिंग गिर जाएगी। और जब आप वो टारगेट्स मीट नहीं कर पाते हैं तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि सारी की सारी आपकी जो प्लानिंग होती है फॉर द कमिंग फिस्कल ईयर, वो फिर आपको चेंज करनी पड़ती है, फिर मिनी बजट्स लाने पड़ते हैं। देखिए ये टेक्निकली चौथा बजट बन रहा है PTI हुकूमत का। 2 बजट बीच में मिनी बजट आए और 2 फुल बजट्स आए, तो जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, एक चीज और मैंने देखी है कि ग्रांट्स इसमें हैं कोई 900 अरब की और सब्सिडीज हैं 200 अरब की। ये पैसा जा रहा है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर। अब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस सिर्फ ग्रांट्स और सब्सिडीज की मद में 1100 अरब बन जाता है, और तकरीबन 600-700 अरब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस हुकूमत की गारंटी के जोर के ऊपर बैंकों से कर्जाजात ले लेता है। अब 1800 अरब रुपए का बोझ सिर्फ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का, जिसमें PIA, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, इस बजट के अंदर इस चीज का ऐलान करना चाहिए था कि भाई ये 1800 अरब रुपया जो हम सालाना फेंक देते हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर, इसकी कोई इस्लाहात लाई जाएंगी। हमाद साहब ने जिक्र किया। ठीक है, मैं आता हूं आपकी तरफ वापस आता हूं, लेकिन पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट पे जब पैसे लगाए जाते हैं तो फिर उससे नौकरियां भी तो जनरेट होती हैं, इकोनॉमी का पहिया भी तो घूमता है, डेवलपमेंट होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होता है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गवर्नमेंट है, आप लोग तो कहते हैं ना कि हम एजुकेशन पे लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे, जो हमें लगता हुआ नज़र तो नहीं आया पिछले 2 साल में। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट शहबाज शरीफ साहब की, नवाज शरीफ साहब के दौर में होती थी, वो वैसे ही आपके मंशूर में नहीं थी, तो वो भी नहीं हुई। एक आध प्रोजेक्ट अब हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। मुझे फरमाइएगा, आज का जो बजट था उसमें एक गरीब पाकिस्तानी के लिए आपने क्या दिया? बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब। मैं ज़रा उम्मीद है कि मुझे आप टाइम देंगे सारे सवालों के जो
सवाल उठे हैं। आपका सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एक आम बंदे की फहम के लिए है, लेकिन दो मेरे टेक्निकल भाइयों ने बातें की, जो अक्सर बातों से मुझे इत्तेफाक भी है, कुछ बातें जो जवाब तलब हैं। जैसे फ़ारूक सलीम साहब ने कहा कि ग्रोथ तो हम टारगेट कर रहे हैं 2.1%, तो टैक्स हम कैसे बढ़ा लेंगे? ग्रोथ वो है कि जो नए सेक्टर खुलेंगे, जो पहले मौजूद नहीं है, उनसे आगे जो जाएगा। लेकिन जो आपके मुल्क में सेक्टर्स काम कर रहे हैं, उनसे टैक्स कलेक्शन नहीं है। हम अपनी कलेक्शन बेहतर करके टैक्स को इससे भी ज़्यादा कर सकते हैं अगर हम टारगेट रखना चाहें। तो ये मेरा जवाब है उस बात का कि अगर जीडीपी ग्रोथ 2.1% है तो टैक्स 2% से ज़्यादा कैसे बढ़ सकता है? जवाब मैंने दे दिया। लेकिन आप पिछले साल का तो टैक्स कलेक्शन अपना जो टारगेट था वो पूरा नहीं कर सके। अच्छा, अब ये ज़रा बात सुन लें, इस पर बड़ी लंबी बात हुई है। 2 इसके फेजेस हैं, जैसे सब मेरे भाइयों ने कहा। एक फेज़ था जो कोरोना से पहले का और एक कोरोना से बाद का। कोरोना से पहले सबसे बड़ा जो टारगेट इस हुकूमत ने, जो सबसे बड़ा इस मईशत को सबसे बड़ा जो ख़तरा था, वो था उस करंट अकाउंट के खसारे का जो 20 अरब का था। वहाँ से 20 अरब से उसको 3 अरब पे लेके आए, जो 73% कम किया। ये एक बहुत बड़ा मार्का था इस कौम के लिए। उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे, उसके मुज़मरात में से कुछ चीज़ें हुई। ये जो कम किया, ना सिर्फ इम्पोर्ट को कम किया बल्कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा। अब आप समझे, जब इम्पोर्ट आप कम करते हैं तो इम्पोर्ट के साथ साथ ड्यूटी भी आती है, टैक्स कस्टम ड्यूटी आती है, वो सारी उस पर एक इम्पैक्ट आया कम होने का। लेकिन इसके बावजूद पहले 9 महीनों में 17% टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुई एज कम्पेयर टू पिछले साल। ये FBR का, लेकिन फिर भी आपके टारगेट से कम थी। टारगेट से कम थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि टारगेट क्या था? दूसरा टारगेट क्या? सुनो 5,500 अरब का था। नहीं, वो है, उसको फिर आपने रिवाइज किया, 5,200 अरब पे लेके आए। उस हिसाब उसके बाद 4,800 अरब पे लेके आए और उसके बाद कलेक्ट कर सके 3,900 अरब। उसकी तो बाद में कोविड आ गया ना। अब मैं आपको बता रहा हूँ, तो अभी आया 2 चीज़ सिर्फ 3 महीने पहले आया। अगर मैं बात कर लूँ फिर आप सवाल करें तो मेरा एक पॉइंट, कोविड तो अभी 3 महीने पहले आया ना, 9 महीने तो आपको मिले ना। मैं 9 महीने का अगर आप सिर्फ 9 महीने के फिगर्स में सिर्फ 30 सेकंड में बता दूंगा। एक, मैंने कहा करंट अकाउंट का जो इन दोनों भाइयों ने माना कि 73% कम हुआ। दूसरा, मैंने कहा कि ट्रेड का खसारा भी हमने 31% कम किया, बजट का खसारा भी हमने कम किया, और पिछले 10 सालों में पहली दफ़ा इस हुकूमत ने प्राइमरी सरप्लस किया। वो प्राइमरी सरप्लस क्या था कि हुकूमत की जो अपना खर्चा है और उसकी आमदनी है वो खसारे की बजाय इजाफे में आ गई, डेफिसिट की बजाय सरप्लस में आ गई। जो खसारा है वो सिर्फ उन कर्ज़ों की किस्तों का है जो अभी भी हम 3,000 अरब उस कर्जे का दे रहे हैं, जिसकी वजह से सारे खसारे आ रहे हैं। वरना इस हुकूमत ने प्राइमरी सरप्लस, FBR का रेवेन्यू 17% बढ़ा और नॉन टैक्स रेवेन्यू 134% बढ़ा, जो टैक्स के अलावा। आप कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतों ने जो कर्जा लिया उसकी मद में जो आपको सूद देना पड़ा उसकी वजह से खसारा है। लेकिन अभी फ़ारूक सलीम साहब ने भी बताया, मेरे पास भी फिगर है कि जो कर्जा आप लोगों ने लिया पिछले 2 सालों में वो उससे भी ज्यादा है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ले रही थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले रही थी। बैठे हैं तो प्राइमरी सरप्लस का मतलब ये होता है कि हुकूमत ने अपने खर्चे कम किए और अपनी आमदनी बढ़ाई और आवाम के उस खाते में सरप्लस में रहे। अब जो था जो आपका हमने 5,000 2 सालों में 5,000 अरब रुपया खाली सूद की मद में हम पे कर चुके हैं। $6 बिलियन हम बाहर का पैसा वापस कर चुके हैं। अब जो कह रहे हैं कि हमारा कर्जा बढ़ा हुआ, कैसे बढ़ा? एक तो 35% डिवैल्यूएशन हुई है और जो आपका 100 अरब रुपए का कर्ज डॉलर, इसको इतना टेक्निकली करते हैं, ये अरबों खरबों की गेम जो है ना, मुझे ये बता दें कि एक आम आदमी, एक मजदूर, एक छाबड़ी वाला, जिसके बारे में खान साहब बात करते हैं और कहते हैं मैं मुकम्मल लॉकडाउन भी इसलिए नहीं करना चाहता, उस आम आदमी के लिए नहीं करना चाहता और उसकी वजह से कोविड भी फैल गया, हमने देखा। उसके लिए क्या है सर? बड़ा अच्छा सवाल है। वो गरीब आदमी, वो छाबड़ी वाला, वो रेडी वाला, वो इंतहाई गरीब जो बिल्कुल लोएस्ट पोरेस्ट ऑफ द पोर है, उसके लिए इस हुकूमत ने 160 अरब रुपया अभी दिया है और 208 अरब एहसास प्रोग्राम में अगले साल में देना है उस इंतहाई गरीब आदमी के लिए कि जिसका वेल्थ प्रोफाइल बहुत लो है। वो कौन है? जिसका बिजली का बिल 10,000 से कम आता है। वो कौन है जिसका मोबाइल का बिल 1,000 से कम आता है। वो कौन है जो बाहर ट्रैवल नहीं करता। वो कौन है जिसके पास सेविंग नहीं है, जिसके पास शहरी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके नाम पे कारें नहीं है। उन सब की वेल्थ प्रोफाइलिंग करके 208 अरब रुपया उन लोगों के लिए इस साल में रखा है। हालांकि मईशत की परेशानी तकलीफ पूरी कौम को पता है कि हमारा सब कुछ बंद था। दूसरी बात, अच्छा, 208 अरब पूरा डिस्पर्स होगा। 208 अरब जो है
एहसास प्रोग्राम में डिस्पर्स होगा। अगली बात लोगों को मिलेगा। जी मिलेगा, बिल्कुल। अभी ये रिवाइज नहीं होगा। अभी जो है जब खसारा बढ़ेगा, मिसाल के तौर पे अभी आप कहते हैं 3,500 अरब का खसारा, ये जब 4,500 अरब पे जाएगा तो फिर आप रिवाइज करेंगे तो हो सकता है इसमें आप कट लगा दें। ये उसी तरह नहीं है कि तख्ती लगती है कि ये प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाएगा लेकिन फिर तख्ती रह जाती है। एक बात आपको इसको इस हुकूमत पे और इस लीडर पे फख्र करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मुझे तो है, आपको भी मैं कन्विंस करना चाहता हूँ, कौम को भी आपके चैनल के जरिए, कि इतनी मुश्किल हालात में 1,22,00,000 लोग वो और तकरीबन 40 लाख जो दिहाड़ीदार मजदूर था, 1,60,00,000 लोगों 1,60,00,000 लोगों को हमने पैसे दिए 12,000 रुपए। तो वो रकम बनती है कोई जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन गुर्बत उससे खत्म नहीं हो रही ना सर, मसला खत्म नहीं हो रहा। मैं आता हूँ आपकी तरफ, आपने कहा गरीब बंदे के लिए क्या, एक बात में डॉक्टर साहब, हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करके जो 10 आपने इंसेंटिव दिए हैं उसकी बुनियाद पर इंशाल्लाह इकोनॉमी को भी ग्रोथ करके तो ज्यादा टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करेंगे। मुजम्मिल असलम साहब, मुझे फरमाइएगा कि ये जो सदाकत अली अब्बासी साहब फरमा रहे हैं कि जी हमने 240 अरब रुपए एक गरीब आदमी के लिए रखे हैं, ये काफी है? गुर्बत पाकिस्तान में इससे खत्म हो जाएगी? देखिए, गुर्बत तो का सवाल ही नहीं पैदा होता। एक साल में कहाँ खत्म होगी? चाइना को 20-25 साल लगे कंटिन्यूसली 8-9% GDP ग्रोथ देकर। तो अगर ये PTI वाले अगर अगले 5 साल 5% की ग्रोथ दे देंगे तो आपकी जो गुर्बत 2-4% कम हो जाएगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आपने एक सवाल पूछा तो सदाकत साहब उसका जवाब नहीं दे सके। पिछले साल एहसास प्रोग्राम में 180 अरब रुपए हुकूमत ने रखे थे, जो साल क्लोज हुआ है ये 245 अरब रुपए, यानी 65 अरब रुपए उससे ज्यादा खर्च किया। और वो 65 अरब रुपए मुझे और आपको पता है, ये जो कोविड आ गया था उसमें हुकूमत ने जो पैकेज दिया और जिसकी बात कर रहे थे अब्बासी साहब वो है। और अब जो आने वाले साल जिसका बजट दिया हुकूमत ने, उसके लिए एहसास प्रोग्राम का जो बजट रखा है 230 अरब रुपए रखा है। तो और तीसरी चीज है कि IMF इस पे इम्प्लीमेंट कराती है, इसमें बड़े सख्त है IMF कहती है पैसे आपने खर्च करने का। दूसरी बात ये कि अक्सर लोग आज, जैसे मैं बल्कि रिकमेंड कर रहा था कि भाई ये बजट देने का टाइम नहीं है, अनसर्टेनिटी है, किसी को पता नहीं ये लॉकडाउन कब तक रहेगा, कब खत्म होगा। अब आपके सूबे में ही देख लें कि अभी कल कह रहे हैं कि लॉकडाउन का एक फैसला होना है, लाहौर सील करना है, ठीक है ना। तो ये हुकूमत ने बहरहाल ये बजट कार्बन कॉपी पिछले साल का उठा के दिया है। अखराजात जो है कोशिश की है कि पिछले साल पे रखे, ना तनख्वाहें बढ़ाई ना पेंशन बढ़ाए, और बड़ा अच्छा काम किया इन्होंने। देखें, कुछ ये पाकिस्तान की तारीख में जब से मैं बजट कवर कर रहा हूँ पहली दफा ऐसा हुआ है, हम कर्जे ले लेके तनख्वाहें बढ़ाते थे, किसी की परफॉर्मेंस देखिए आज तक। हालांकि दुनिया परफॉर्मेंस देखती है, सब कुछ करती है, लेकिन पाकिस्तान में एक लूटमार लगी हुई है, अयाशी लगी हुई है कि बस कुछ भी हो जाए, चाहे जितना खसारा हो, जितना बड़ा क्राइसिस हो, हमने तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशन बढ़ानी है। जैसे मैंने जिक्र भी किया कि पेंशन हमारा बिल कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तीसरी चीज लोग कह रहे थे कि कारोबार के लिए आज क्या दिया। बेसिकली ये बजट से पहले एक बजट आ चुका हुआ है जो अब्बासी साहब, हालांकि PTI के हैं, बात मुझे करनी पड़ती है, वो ये कि जब ये जो 1200 अरब रुपए का जो पैकेज था, इसमें जो 3 महीने का जो बिजली का बिल कारोबारी हजरात को दिया, फिर स्टेट बैंक को इस्तेमाल करके जो मुराद बिजनेस को मिली, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए 50 अरब रुपए का पैकेज रखा गया जिसमें खाद की कीमत 400 रुपए बोरी से कम की गई, एक्सपोर्टर्स को रिफंड दिए गए, फिर एक्सपोर्टर्स को अलग उनकी जो एक्सटेंशन दी गई डेडलाइन पे, उनके बिजली के बिल को जो है वापस जो है उसको एक्सटेंड किया। तो बिजनेसेस को एक स्टिमुलस जो है इस बजट से राइट बिफोर मिल चुका हुआ है। और जो एक सबसे अच्छी बात यह कि जो अभी पहला जो आपका बुनियादी सवाल था वो ये था कि भाई ये अखराजात बढ़ते जा रहे हैं और आमदनी कम होती जा रही है, तो ये तो हम कर्जे के विशेष सर्कल में जाते जा रहे हैं। होता क्या था पास्ट में ऐसा कि जब हम ये पेंशन तनख्वाहें बढ़ाते थे तो हर साल कोई ना कोई नया टैक्स बजट में ले आते थे, जिसकी वजह से जो है आवाम और स्क्वीज होती थी। तो इस बजट में हमने देखा कि शुक्र है पहली दफा सेंस प्रिवेल कि इन्होंने कोई ऐसा वाहियात या कोई ऐसा टैक्स नहीं लगा दिया जिससे जो है लड़ाइयाँ शुरू हो जाए वापस से और फिर वही हड़ताल है ये वो। आज आप देखें, मैंने तो जो मेरा खैर मैं तो पूरा दिन TV ट्रांसमिशन से बिजी था, मैंने आज देखा कि कोई बिजनेसमैन कोई खास खफा नजर नहीं आया आज के बजट के बाद, क्योंकि उनकी जान छूटी है। तो लेट्स, जो फारूक साहब ने एक बात की थी कि देखें आप GDP ग्रोथ 2% टारगेट कर रहे हैं, इन्फ्लेशन आपकी 8% है, तो आप 20% टैक्स कैसे 25% टैक्स कैसे बढ़ा सकते हैं अगले साल? हम बोल रहे हैं वो कंप्लीट एब्सोल्यूट लॉकडाउन पे थे, मुल्क में कोई काम नहीं हो रहा था। अब एजम्पशन ये है मेरा कि ये 900 अरब रुपए हो सकते हैं पूरे, इसमें कोई बड़ा टैक्स टारगेट नहीं है,
एक तो ये कि जैसे आप जो अनटैक्स लोग हैं आगे पीछे जो अच्छा, भाग रहे हैं मुज़म्मिल असलम साहब, क्योंकि यूर एन एक्सपर्ट ऑन इकोनॉमिक्स, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि डेवलपमेंट बजट इस बार का जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है वो 650 अरब रुपए है। पिछले साल का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो डेवलपमेंट बजट अनाउंस किया था, इफ़ यू रिमेंबर, क्या वो मीट किया था जी? जितने पैसे इन्होंने अनाउंस किए थे कि हम डेवलपमेंट पे लगाएंगे, उतने ही पैसे लगे डेवलपमेंट पे पिछले साल? देखिए, बजट के दो हिस्से हैं, एक वफाकी बजट है, एक सूबाई बजट। ये डेवलपमेंट बजट की बात कर रहा हूँ। और हमेशा से क्योंकि 18वीं तनकीद के बाद सूबों के पास लीड आ चुकी हुई है, और वफाकी बजट जो है, मैं आपको हैरत अंगेज बात बताऊं कि इन्होंने कोई 700 अरब रुपए टारगेट किया नहीं, था। मैं वफाक की और बात कर रहा हूँ। वफाक ने डेवलपमेंट पे अनाउंस किया ना जी, हम 650 अरब रुपया खर्च करेंगे, जिसमें से आबी वसाइल पे 70 अरब रुपए, सेहत पे 20 अरब रुपए, हायर एजुकेशन कमीशन पे 64 अरब रुपए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे 20 अरब रुपए, कोरोना पे 70 अरब रुपए खर्च करेंगे। तो जो वफाक ने अपनी तरफ से डेवलपमेंट का बजट अनाउंस किया था, वो मीटअप कर सके थे पिछले साल? जी, 85% इन्होंने मीट कर दिया था। और ये 3 महीने आपको जैसे हैं, उसका 85% मीट कर दिया था। मैं आपको ये बात, एक और मजे की बात बता दूं कि जब से मैं मईशत कवर कर रहा हूँ 17-18 साल से, पाकिस्तान की तारीख में हर साल मिनी बजट आए और इस साल वापस आएगा। लेकिन ये जो साल गुजरा है, हुकूमत ने मिनी बजट नहीं दिया। एक ये भी जो है सराहने वाली बात है, लेकिन इस दफा इसको मिनी बजट देना पड़ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल असलम साहब। मुझे बताया जा रहा है कि थर्ड सेगमेंट में आप हमारे साथ नहीं होंगे, लेकिन गुफ्तगू जारी रखेंगे फारूक सलीम साहब और सदाकत अली वासी साहब के साथ आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू न्यूज़ बीट। फारूक सलीम साहब, मुझे बताइएगा कि डेवलपमेंट बजट के हवाले से जो मैं बात कर रहा था कि इस बार 650 अरब रखा है डेवलपमेंट बजट, जिसमें कहते हैं जी आबी वसाइल के लिए हमने 70 अरब रखा है, सेहत के लिए 20 अरब रखा है, हायर एजुकेशन कमीशन के लिए 64 अरब, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब। तो पिछली दफ़ा का जो था इनका टारगेट वो था 700 अरब का, जिसका 80% अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने मीट किया। तो जब ये 80% के करीब इन्होंने मीट कर लिया, तो जाहिर है कि बाकी 20% जो है वो चीज़ें फिर नहीं हो सकी डेवलपमेंट के हवाले से, जो कि बहुत ज़रूरी है, और फिर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी उससे इफेक्ट होता है। तो और दूसरा सवाल ये कि जो टारगेट ही रखा जाता है, इस टारगेट से तो हम नई चीज़ें मतलब कि पूरी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आबी वसाइल के लिए, डैम के लिए अगर आपने 70 अरब रख दिया है, तो डैम बनाने के लिए तो आपको 1500 से 2000 अरब रुपया चाहिए। तो 70 अरब रुपया अगर आप डैम बनाने के लिए रख रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अगले कई डेकेड्स लग सकते हैं, कई दहाइयां लग जाएंगी, 100 साल लग जाएंगे आपको तो डैम बनाने में। एक दूसरी एग्जांपल भी ऐसी देख लीजिए कि नया हाउसिंग स्कीम के तहत 1.5 अरब रुपया मुख्तस किया गया है, और मैंने हिसाब लगाया कि 1.5 अरब से आपके पास घर बनेंगे तकरीबन 750 से 1000 घर। 30 अरब है, 1.5 अरब सिर्फ अखुवत को दिया है। देखिए, 1.5 अरब दिया है अखुवत को, 30 अरब दिया नया पाकिस्तान को। ये 1.5 अरब से तो 750 घर बनेंगे, 50 लाख घर बनाने थे 5 सालों के अंदर। अच्छा, सब आप ऑन अ वाइडर स्केल आप देखिए कि हम पिछले साल भी ये कह रहे थे कि 5500 अरब का आपने रेवेन्यू टारगेट जो रखा है, ये ज़मीनी हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप इस किस्म के काम शुरू कर देते हैं, जैसे अब 4900 का टारगेट रखा गया, तो ये सारे के सारे बजट को इररेलेवेंट कर देता है। इसका ज़मीनी हकीकत जो है, माशी हकीकत, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आपने पहले सवाल उठाया कि क्या गरीब आदमी फायदा होगा, इस नतीजे में गरीब आदमी का ना फायदा होगा ना नुकसान होगा, ना उसका इससे कोई असर होगा, ना उसका इससे कोई ताल्लुक होगा। ये अफसाने घड़े गए हैं, ये हवाई फिगर्स हैं, सिवाय करंट अकाउंट डेफिसिट के। इसका आम आदमी से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बिल्कुल फारूक सलीम साहब, आप क्या करे गवर्नमेंट? मतलब कि ये इसमें भी कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बिल्कुल मईशत इस हालत में मिली
जो कि बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस हालत में मिली उससे ज़्यादा बुरी हालत में आप 2 साल में। तो अब यहाँ से अगर हमने चीज़ों को बेहतर करना है, ऊपर लेकर जाना है, पाकिस्तान के एक आम आदमी को हमने बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी है। अगर हम ये चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी का बच्चा स्कूल में अच्छी तालीम हासिल कर ले, वो अच्छे तरीके से अपने बच्चे को रोटी दे सके, वो अगर बच्चा बीमार हो जाता है उसका अस्पताल में इलाज करा सके, क्या करे गवर्नमेंट? आपको इन द शॉर्ट रन कुछ एडवाइस करेंगे आप गवर्नमेंट को कि क्या करे? देखिए, मैं 3 पीसेस ऑफ एडवाइस, बड़ी सिंपल अल्फाज में मैं समझता हूं कि पाकिस्तान एक निहायत ही अमीर मुल्क है, और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। एक अमीर मुल्क है तभी वो 1000 अरब अपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में डुबो देता है, हर साल हम फेंक देते हैं। एक बहुत ही अमीर मुल्क है, इसी वजह से हम 1000 अरब अपने बिजली के सेक्टर में फेंक देते हैं, उसको डुबो देते हैं। पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, हम $2 बिलियन की सालाना गैस चोरी करवा देते हैं इस मुल्क में। सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स को आप पकड़ लें, अगर हम 1000 अरब देना बंद कर दें पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में, अगर हम 1000 तो अरब फिर वो किधर दें में खसारा करते हैं, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट अगर बंद कर दें सर, तो आप कह रहे हैं वो हेल्थ और एजुकेशन पे लगाएं, तो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट से जो नौकरियां जनरेट हो रही हैं, लोगों के घर चल रहे हैं, मिसाल के तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होती है, सड़कें बनती हैं, पुल बनते हैं, अंडरपासेस बनते हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। बैरिस्टर साहब, आप थोड़ी सी कंफ्यूजन कर रहे हैं। मैं पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात, प्रोग्राम की बात नहीं कर रहे। ठीक एंटरप्राइजेस की, आप कौमी इदारों की बात कर रहे हैं। ठीक, पीएसडीपी तो बहुत जबरदस्त चीज है, वो तो इस साल हमें बहुत बढ़ा देनी चाहिए थी। जब तक गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं बढ़ेगी, इस मुल्क में डिमांड क्रिएट नहीं होगी, और ये पोस्ट कोरोना वायरस हम बाहर नहीं निकल सकेंगे। मैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं, जिसमें 197 इदारे हैं, उसमें पीआईए है, पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है। इनको, इस बजट को भी आप खोल के देख लीजिए, इसमें तकरीबन 900 अरब की हम ग्रांट्स दे रहे हैं, कोई 200-250 अरब की सब्सिडी। इलेक्ट्रिक सप्लाई को हम किस खुशी में सब्सिडी दे रहे हैं? वो तो एक प्राइवेट कंपनी है, हमने उसको प्राइवेटाइज किया ही इसलिए था कि हुकूमत के खजाने के ऊपर बोझ खत्म हो जाए। मैंने 3 चीजें आपको बताई, 1000 अरब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, 1000 अरब सर्कुलर डेट, और तकरीबन $2 बिलियन गैस। हम $2 बिलियन कतर को दे देते हैं उनकी LNG खरीदने के लिए, लेकिन मुल्क के अंदर जो चोरी हो रही है उसको खत्म नहीं करते। अगर चोरी खत्म कर दी जाए तो $2-2.5 बिलियन जो हम कतर को देते हैं वो बच जाएगा। ये 3 एलिमेंट्स के बाद हमारे पास इतनी फिस्कल स्पेस इकट्ठी हो जाएगी, फिर जो आप प्रायोरिटी बता रहे हैं कि एजुकेशन और हेल्थ, वो सारी चीजें पूरी हो सकती है। ठीक है, ये जो कौमी इदारे जो खसारे में जा रहे हैं, जिस तरह से PIA है, रेलवेज है, आप कह रहे हैं कि 1000 अरब रुपया हमारा उन पर लगता है, तो अगर हम ये खत्म करना चाहते हैं तो फिर इसका हल यह है कि इनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। देखिए, इस वक्त हमारे सारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज में 4,25,000 लोग काम कर रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि 4,25,000 लोगों को आप 30-35 हजार रुपया गारंटी कर दें, महीने का उनको मिलेगा। उनको आप कहें खुदा के वास्ते आप घर बैठो, वो हमारा बिल बनेगा $150 बिलियन सालाना, 150 बिलियन रुपए सालाना, और यहां हम 1000 बिलियन जो है वो उसके अंदर डुबो रहे हैं। यहाँ पे इदारे बंद कर दें, आप कह रहे हैं जी? इदारे बंद कर दें, ऑपरेशन बंद कर दें, आप ये सजेस्ट? आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान स्टील आपके लिए क्या कर रहा है? अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 400 अरब रुपए का नुकसान कर चुका है, सिर्फ 1 साल में 56 अरब का उसका लॉस है। आप उसको या तो प्राइवेटाइज, लेकिन उसके बावजूद स्टील मिल तो चले एक तरफ है ना, उसकी तो 5 साल से मिल बंद है, 5 साल से स्टील मिल बंद है, लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो है वो फ्लाइट्स जारी हैं, आती हैं, एक अफादियत तो है उसकी खसारे के बावजूद। या रेलवे से गरीब आदमी ट्रैवल करता है, या फिर मिसाल के तौर पे लाहौर में जो मेट्रो बस है उस पर सब्सिडी दी जाती है, लेकिन गरीब आदमी उस पर ट्रैवल करता है, मजदूर। तो अफादियत कुछ ना कुछ तो है, अगर उसको बिल्कुल बंद कर देते हैं तो वो भी। देखिए, दुनिया भर में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी चल रही है, दुनिया भर में रेल चल रही है, दुनिया भर में मेट्रोस चल रही हैं, दुनिया भर में एयरलाइंस भी चल रही हैं, मुनाफे में चल रही हैं।
सिंगापुर की एक कंपनी है जो टमैसिक कहलाती है, और वो सारी स्टेट ओन एंटरप्राइजेज जो सिंगापुर की हैं उनको वो मैनेज करती है, और साल के बाद 22 अरब डॉलर का मुनाफा हुकूमत के खजाने में जमा करती है। हमारे पास जो 197 ठीक है, फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बढ़नी चाहिए। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। देखिए, दो तरह की बातें, मैं डॉक्टर साहब की अक्सर बातों से एग्री कर रहा हूँ। जो वो कह रहे हैं कि 1000 अरब रुपया हम दे रहे हैं बिजली का, तो डॉक्टर साहब हमारे मुआहदे हैं, इंटरनेशनल मुआहदे हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान की गारंटी है, और ये गलती से या बदनीति से पिछली हुकूमतों ने ये मुआहदे किए हुए कैपेसिटी पे, बिजली बने ना बने, हम बिजली इस्तेमाल करें ना करें, हमने पेमेंट करनी है। तो ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक PIA या रेलवे, वो आपका आर्ग्यूमेंट ठीक है कि वो चल रहे हैं, तो वो रिपोर्ट तो आपने पब्लिक होने नहीं दी। नहीं, वो रिपोर्ट भी अभी पब्लिक होगी, उस पर हो सकता है कि कौम के लिए कोई बेहतरी आ जाए पब्लिक हुए बगैर ही, अगर वो अपने रेट रिवाइज कर लें, हमारा खसारा कम कर लें। ट्रांसपेरेंसी भी किसी बला का नाम है ना, हम आप पे क्यों भरोसा करें? नहीं, आप मेरी बात सुने, हम जरूर आपके सामने जवाब दें, मुझे ताकि जवाब बने, फिर आपका सवाल में जवाब दूंगा। तीसरी बात जो है, स्टील मिल की जो बात कर रहे हैं, स्टील मिल बंद पड़ी है 2015 से। हम उनके 9,500 मुलाजमीन को आपके और मेरे टैक्स के पैसे से पैसे दे रहे हैं। आज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी कह रहे हैं कि स्टील मिल के आप उसको चलने दें ऐसे ही, और हम पे इतराज़ कर रहे हैं। हम उनको 3 साल के एडवांस पेमेंट करके एक बंदे को ऑन एवरेज 23 लाख रुपए दे के घर भेजना चाहते हैं, ताकि अगर, और घर भी नहीं घर भेजने के बाद उस मिल को चलाएंगे, प्राइवेट सेक्टर चलाएगा, और जाहिर है उसमें पाकिस्तानी नौकरी करेंगे। आपका सवाल, दो सवाल आपसे और पूछने हैं। एक तो ये कि मैं देख रहा था आज के LED लाइट्स जो हैं उनके ऊपर हमने ड्यूटी कम कर दी है। फिर जो फूड सप्लीमेंट्स बाहर से आते हैं बच्चों के लिए या हामला खवातीन के लिए, उसके ऊपर हमने टैक्स खत्म कर दिया है। फिर एक ये था कि जी प्लास्टिक के हवाले से जो रॉ मटेरियल आ रहा है उसके ऊपर जितने रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं, सुन तो लें। मेरा सवाल ये है कि ये LED लाइट्स हो गया, या फिर ये स्पेशल गज़ा हो गई बच्चों के लिए जो कि बाहर फूड पैकेट्स में आती हैं, प्लास्टिक के रॉ मटेरियल में ड्यूटी कम हो गई, इसका वो छाबड़ी वाले को क्या फ़ायदा है या रेडी वाले को क्या फ़ायदा है जिसकी बात खान साहब करते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है। ये सारे ये रॉ मटेरियल्स हैं, इसके इन पे 1% की छूट दी है। जो सेमी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होती हैं, हाफ मैन्युफैक्चर्ड, उन पे 2% दी है, और जितना आपकी मशीन इंपोर्ट हो रही है उस पे भी दी है। इसका मतलब ये है आटा सस्ता की नहीं सुने अपने सवाल का जवाब, घी सस्ता की नहीं, अगर पिछला सवाल आपने सुना ही नहीं तो आगे पे आगे मैं यही कह रहा हूँ, जब भाई मेरे फैक्ट्री लगेगी मजदूर को तो इसका फायदा सुन लेना। अब मैं जब मेरा आर्ग्यूमेंट फरमाइए कि जब फैक्ट्री लगेगी बिजनेसमैन का फायदा होगा, वो फैक्ट्री लगाएगा, जब फैक्ट्री लगाएगा तो वहां मजदूर को मजदूरी मिलेगी, और वो मजदूरी से उसका फायदा होगा। ये हमने करना है, इससे उसको नौकरी मिलेगी। सर ये भी बात ठीक है कि उसको नौकरी मिलेगी, बट एट द सेम टाइम आपको डायरेक्टली भी तो फायदा पहुंचाना पड़ेगा ना गरीब आदमी को। आप सनतकार का रुपया सुन लेना, आप भी सुने कि 230 अरब रुपया हमको डायरेक्ट दे रहे हैं। आप सनतकार का सरमायादार का फायदा करके कहते हैं कि आप गरीब आदमी को नौकरी मिलेगी, उसका भी फायदा हो जाएगा। आप डायरेक्टली गरीब के लिए क्या करते हैं? जो ये सरमायादार को दे रहे हैं ना, उसमें खाली नौकरी की खाली ये बात नहीं होती। आपकी जब इंडस्ट्री चलती है उसमें जो टैक्स कलेक्ट होता है, वो टैक्स फिर जाके उसी गरीब को उसका फायदा पहुंचाना होता है। तो ये इकोनॉमी को चलाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए, ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर को फैलाने के लिए, मुल्क की मैशत के पहिए को चलाने के लिए उसके मेजर बेनिफिशियरीज जो होते हैं ना, मेजर बेनिफिशियरीज फिर एट द एंड ऑफ द डे मिल मालिकान होते हैं, सरमायादार होते हैं, सनतकार होते हैं। कमजोर तबके को प्रोटेक्ट करना है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट इंडस्ट्री भी चलानी है कि जो डायरेक्ट एक बेनिफिट मिल सकता है गरीब आदमी को, उसने देखें आटा खरीदना है, उसने दालें खरीदनी है, उसने घी खरीदना है अपना घर चलाने के लिए, उसके लिए डायरेक्टली आप क्या कर रहे हैं? 12,1 करोड़ 60 लाख खानदानों को दिया। अगले साल 230 अरब रुपया इस मद में डायरेक्ट उनको दे रहे हैं जो इंतहाई गरीब तरीन है, जो बिल्कुल जीरो पे खड़ा है। तो उसके बाद अब आप पूरे पाकिस्तान के लिए ग्रोथ करनी है, टैक्स ये एनजीओ की तरह मसाइल हल नहीं होंगे कि आप महीने का 12,000 रुपया दे दें, 10,000 रुपया दे दें, मुरव्वजा तरीका। और मैं आप इस तरह एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आपको महंगाई कम करनी पड़ेगी, महंगाई कम करनी पड़ेगी। 14% से महंगाई अगले साल 6.5% हो रही है। महंगाई हो रही है, ये एस्टिमेट है, वो तो आपने और बहुत सका। शो खत्म, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। कल आपसे दोबारा मुलाकात होती है अपना।